पिता की एक गलती की वजह से बेटे ने उससे बात करना बंद कर दिया। रहने को तो ये एक ही घर में रहते हैं मगर एक दूसरे के साथ बिल्कुल अजनबियों की तरह बर्ताव करते हैं। उस गलती की वजह से पिता अंदर ही अंदर घुट रहा होता है मगर बेटे को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उसकी नज़र में आज भी गलत है। इस कहानी में हमारे सामने जीवन के एक ऐसे कड़वे सच को प्रेजेंट किया गया है जिसे आज की जनरेशन जी रही है। और ऐसा ही कुछ तीरू नाम के लड़के के साथ हो रहा होता है जो अपनी बाप की एक गलती की वजह से अपने पिता से बात तक नहीं करता और वो अपनी पढ़ाई रोक के फूड डिलीवरी का काम करना शुरू कर देता है। वो जिस घर में फूड डिलीवर करने गया होता है वहाँ पे उसकी मुलाकात अपने कॉलेज के एक फ्रेंड से होती है जो उसको पैसे देने के साथ उसकी बेइज्जती भी करता है मगर ये उसको कुछ भी नहीं करता और वहाँ से निकल जाता है। तीरू की जिंदगी ऐसे ही चल रही होती है। वो पूरे दिन काम करता, शाम को अपने घर आता, अपने दादा के साथ 2 पैक लगा के डिनर करके सो जाता। मगर जब वो एक दिन अपने बाइक में पेट्रोल भरवा रहा होता है तभी उसको अनुषा नाम की लड़की पीछे से आवाज देती है जो इसको कॉलेज के टाइम से जानती थी। दरअसल तीरू जब अपने दोस्त के घर पे फूड डिलीवर करने के लिए गया था तब ये वहाँ पे मौजूद थी मगर इसने तीरू को नहीं देखा होता है, इसीलिए अब ये उससे बात करके उसका नंबर लेके वहाँ से चली जाती है। दरअसल तीरू उसको कॉलेज के टाइम से ही वन साइड लव करता था और ये बात वो अपनी बचपन की दोस्त शोभना से बता रहा होता है। तभी इसको अनुषा कॉल करके बात करना शुरू कर देती है, साथ ही वो कुछ उसको खाने को भी ऑर्डर देती है। ये सुन के शोभना कहती है कि अब मेरे को समझ में आया कि उसने तेरा नंबर क्यों लिया, अपने फायदे के लिए। पर तीरू उसकी बातों को इग्नोर करके फूड डिलीवर करने के लिए अनुषा के घर पे पहुंच जाता है और अनुषा वहां पे उसको पैसे देने के साथ टिप भी दे रही होती है। ये देख के तीरू उसको बिना लिए ही अपने घर के लिए निकल जाता है। जब वो अपने घर आता है तब टीवी में बताया जाता है कि एक बच्ची किडनैप हो गई है। ये देख के उसके दादा उसके पिता से पूछते हैं कि आखिर तुम लोग कब इस बच्ची को ढूंढोगे। उसके पिता कहते हैं कि बहुत जल्द ढूंढ लेंगे। दरअसल उसके पिता एक पुलिस ऑफिसर होते हैं। अगले दिन उसके पिता तीरू के अकाउंट में कुछ पैसे डिपॉजिट करने के लिए उसके दादा को देके ऑफिस चले जाते हैं। इससे ये तो समझ में आ जाता है कि ये दोनों भले ही एक दूसरे से बात ना करते हो मगर तीरू के पिता उसके लिए बराबर पैसे जमा करते हैं और इस बात का पता तीरू को नहीं होता है। शाम को जब तीरू एक होटल में फूड डिलीवर करने के लिए गया होता है तो वो वहाँ पे गलती से गलत रूम का दरवाजा नॉक कर देता है और उस रूम में उसको 2 आदमी एक बच्ची को पकड़ के रखे होते हैं दिख जाता है। और ये फूड डिलीवर करने के तुरंत बाद पुलिस स्टेशन जाके उस आदमी के रूम का पता बता देता है, जिसके बाद इसके पिता उस आदमी को पकड़ के बच्ची को बचा लेते हैं। वो आदमी तीरू के पिता को धमकी देता है कि जब मैं जेल से बाहर निकलूंगा तो तुझे मारना ही मेरा मकसद होगा। अगले दिन टीवी में न्यूज देख के वो अपने पिता की बेइज्जती कर रहा होता है। दरअसल इसकी मदद के बिना उस अपराधी को पकड़ना मुमकिन नहीं था। ये बात वो अपने दादा से कह रहा होता है मगर उसके पिता को ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए अब इन दोनों में आर्गुमेंट होना शुरू हो जाता है और गुस्से में उसके पिता एक चाटा उसको रख देते हैं। कहीं बात आगे ना बढ़ जाए इसलिए तीरू के दादा उसको बाहर भेज देते हैं और नीचे से शोभना उनके झगड़े को सुन रही होती है। तब वो उसके दादा से पूछती है कि ऊपर क्या चल रहा है। इस पर वो बताते हैं कि तीरू के पिता ने उसको फिर मारा। इन दोनों का तो रोज का यही नाटक हो गया है। मैं बूढ़ा आदमी इनको कितना समझाऊं, मेरे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। ये सुन के शोभना उसके पिता के पास जाके उनसे कहते हैं कि आपने जो किया वो गलत है, अब आपको उसको नहीं मारना चाहिए। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। वहीं छत पे तीरू लेटा होता है तभी उसको अनुषा मैसेज करके सॉरी कहती है। साथ ही वो अगली सुबह उसको मिलने के लिए कॉफी पर भी बुलाती है। अगली सुबह शोभना उसका गेट पे वेट कर रही होती है मगर वो वहाँ पे नहीं जाता, इसलिए शोभना वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाती है मगर उसको ऑफिस में भी चैन नहीं मिलता है। इसलिए वो घर आके उसके दादा के पास जाके पूछती है कि कहाँ पर है वो। इस पर उसके दादा बताते हैं कि सुबह सुबह उससे किसी को मिलना है, ये बोल के चला गया। और ये सुनने के बाद शोभना समझ जाती है कि वो किससे मिलने के लिए गया है। शाम को तीरू उसके भाई को कॉल करके उसको पिक करने के लिए बुलाता है क्योंकि उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही होती है और शोभना उसको खुद पिक करने के लिए जाती है। रास्ते में तीरू उससे बताता है कि अनुषा ने उसको किस किया। ये सुनने के बाद वो बाइक रोक के कहती है कि ये तो आजकल नॉर्मल सी बात हो चुकी है, उसने तेरे साथ फ्लर्ट किया होगा। मगर तीरू उसकी बात को मानने को तैयार नहीं होता है क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। अगले शाम को इनके यहाँ डांस कंपटीशन होता है जिसमें तीरू
तीरू शोभना से कहता है कि मेरे दादा ने कहा है कि उसको जाके अभी प्रपोज कर दो, नहीं तो वो तुझे अपने फ्रेंड जोन में डाल देगी। और वो उससे आइडिया मांगता है कि मैं उससे कैसे प्रपोज करूं, कुछ तो बता मुझे। इस पर वो कहते हैं कि कोई अच्छी सी शायरी सुना के अपने दिल की बात बोल दे उससे। अगले दिन वो बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा शोभना ने उससे कहा था, मगर अनुषा उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ फ्लर्ट किया था, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुमको पसंद करती हूँ। हम दोनों की दुनिया बिल्कुल ही अलग है, इसलिए हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। आई एम सॉरी तीरू। उसकी बात सुन के तीरू काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है और उसको उदास देख के शोभना उससे बात करने लगती है ताकि वो खुश हो सके, मगर वो उसको अपने पास से जाने को कहता है। अगले दिन शोभना और तीरू दोनों साथ में मूवी देखने के लिए जाते हैं। वहाँ पे इनकी मुलाकात अनुषा से हो जाती है, लेकिन उसका फ्रेंड शोभना के साथ बदतमीजी करता है और ये देख के तीरू उसको लेके वहाँ से निकल जाता है। घर पे पहुँच के शोभना उससे कहती है कि मैं वहाँ पे तेरे लिए लड़ी और उसने मुझे बुरा भला कहा, मगर तू चुप रहा। अब मुझे भी यकीन हो गया है कि तू सचमुच का डरपोक है। ये सुनने के बाद तीरू उस पर भड़कते हुए कहता है कि हाँ, मैं डरपोक हूँ और इसकी वजह तुम जानती हो। जो मुझे नहीं समझ सकता उसको मेरे साथ रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अब शोभना भी उसके पास से नाराज होकर चली जाती है। दरअसल इसको सभी लोग डरपोक कहते थे, मगर इसने किसी की भी बात का बुरा नहीं माना था। मगर आज जब शोभना ने भी इसको वही शब्द कह दिया होता है जिसका इसको काफी ज्यादा दुख होता है, और उसी दौरान वो अपने पिता का यूनिफॉर्म जला देता है। उसके बाद वो अपने कमरे में चला जाता है और अनुषा इन दोनों को मैसेज करके अपने दोस्त के बर्ताव के लिए माफी मांगती है। तभी इसके पिता अपनी जली हुई यूनिफॉर्म देख के इसके दादा के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तब तीरू कहता है कि वो शर्ट मुझसे जला है तो क्या हुआ। ये सुन के उसके पिता कहते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, आखिर ये मुझसे चाहता क्या है। दरअसल उसके पिता को अगले दिन कमिश्नर ऑफिस जाना था और उनके पास यही एक यूनिफॉर्म होती है जो अब जल चुकी होती है, इसीलिए वो भड़के होते हैं। तब तीरू कहता है कि मुझे मेरी माँ और बहन चाहिए, ला के देगा ये सुनने के बाद उसके दादा फिर से उसको घर से बाहर निकाल देते हैं, पर उसके पिता बिल्कुल भी शांत हो जाते हैं क्योंकि उनके पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं होता है। इसके बाद कहानी अतीत में चली जाती है। दरअसल इसके पिता और उनकी वाइफ और तीरू उसकी बहन कार से कहीं से आ रहे होते हैं। उसके पिता ड्राइव करते समय फोन का यूज करते हैं, जिस वजह से उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में वो अपनी वाइफ और बच्ची को खो देते हैं, मगर तीरू और उसके पिता बच जाते हैं। और इसी वजह से तीरू अपने पिता से पिछले 10 साल से बात नहीं कर रहा होता है और आज भी वो बात नहीं करता है। अगले दिन वो अपने ड्यूटी चला जाता है। जब वो रास्ते में होता है तब शोभना उससे कॉल करके कहती है कि तुम जल्द से जल्द हॉस्पिटल आ जाओ। जब ये हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहां पे डॉक्टर उससे बताते हैं कि तुम्हारे पिता को ब्रेन स्ट्रोक की वजह से लेफ्ट साइड का पूरा हिस्सा पैरालाइज हो गया है। ये सुन के वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। दरअसल तीरू अपनी माँ और बहन की मौत का जिम्मेदार वो अपने पिता को ही मानता है और ये बात वो लड़ते वक्त अपने पिता से कह भी देता है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अपनों के साथ मीठे शब्दों में बात करें, क्योंकि आज के टाइम पे सभी लोग कड़वी बातें करने के लिए तैयार रहते हैं। खैर, बैक टू द स्टोरी। इसके बाद वो उनको घर पे लाके अपने दादा से कहता है कि ये ठीक तो हो जाएंगे ना, उनको इस हाल में देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब तीरू के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी आ जाती है और उसके पिता को कुछ ही घंटे बाद बाथरूम जाने के लिए वो उसके दादा को बुलाते हैं और तीरू वहीं पे मौजूद होता है, मगर वो उनके पास नहीं जाता बल्कि वो अपने दादा को उनके पास भेजता है जो सोए होते हैं। तभी उसके पिता बेड से नीचे गिर जाते हैं। ये देख के वो फिर से अपने दादा को बुलाता है, मगर वो इस बार भी नहीं उठते। तब तीरू अपने गुस्से को छोड़ के अपने पिता के पास जाके उनको उठा के बेड पे बैठा देता है। तब उसके पिता उससे माफी मांगते हैं कि बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने वो जानबूझ के नहीं किया था, उस गलती की इतनी बड़ी सजा मत दे मुझे। जब मुझे स्ट्रोक आया था तो मैं ये सोच के खुश हो रहा था कि मैं अब चैन से मर सकूंगा, लेकिन मुझे मौत भी नसीब नहीं है। ये सुन के उसके अंदर अपने पिता के प्रति जितना भी गुस्सा था वो सब खत्म हो जाता है और अब वो अपने पिता से अच्छे से बात करता है, साथ ही वो उनका ख्याल भी रखता है। शोभना उससे कहती है कि फूड डिलीवर करके तू अपने पिता की मेडिकल की जरूरतों को ही पूरा कर सकता है, इसलिए मेरी बात मान, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर, हो सकता है कि तुझे कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए। उसके पिता उसके दादा से कहते हैं कि मैं आप लोगों के ऊपर बोझ बन गया हूँ, ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। इस पर उसके दादा उसके पिता को बहुत ही शानदार जवाब देते हैं। कहते हैं कि एक टाइम पे दूसरों के जीवन का बोझ उठाना फक्र की बात होती है, लेकिन जीवन में एक मौका ऐसा भी आता है जो दूसरों का बोझ उठाता था उसको खुद
खुद एक दिन बोझ बन जाना पड़ता है। और ये जीवन का कड़वा सच है जिसे हम झुठला नहीं सकते हैं। ये तय करता है हमारे बच्चे के ऊपर कि वो हमें किस नज़र से देखता है। और तिरु के ननिहाल से वेडिंग एनिवर्सरी का कार्ड आया होता है, इसलिए अब ये सब वहाँ पे जाने के लिए निकल रहे होते हैं। और इनके साथ शोभना भी जा रही होती है ताकि वो उसके पिता का ख्याल रख सके। ट्रेन में तिरु और उसके दादा बैठकर बात कर रहे होते हैं, तभी इनको शोभना भी ज्वाइन कर लेती है। तब उसके दादा कहते हैं कि तुम्हारी माँ के जाने के बाद मानो खुशियाँ घर से चली ही गई, इसलिए जब हम लोग यहाँ से वापस लौटेंगे तब तुम्हारी भी शादी कर देंगे, जिससे गई हुई खुशियाँ वापस लौटाएंगी। ये सुन के तिरु कहता है कि पिछली बार मेरे साथ क्या हुआ ये भूल गया तू। इस पर शोभना कहती है कि एक नहीं मिले तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी नहीं मिलेगी। मौके की नज़ाकत को देखते हुए उसके दादा कहते हैं कि यहाँ से लौटने से पहले तुझे तेरी पसंद की लड़की जरूर मिलेगी। वहाँ पे पहुँचते ही इनका काफी अच्छे से स्वागत किया जाता है। रात को तिरु की नानी उसकी माँ की तस्वीर उसको दिखा रही होती है। दूसरी ओर उसके पिता उसके नाना से कहते हैं कि मुझे लगता था कि आप लोग मुझे ही दोषी मानेंगे, इसी डर की वजह से मैं अभी तक नहीं आ रहा था, लेकिन आपकी बातें सुनकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। दरअसल उसके नाना ने कहा था कि जो हो गया सो हो गया, ना उसको आप बदल सकते हैं और ना ही मैं, लेकिन रिश्ते हमेशा बने रहते हैं। अगले दिन तिरु को वहाँ पे रंजनी नाम की एक लड़की मिलती है जो उसको बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। ये देख के शोभना कहती है कि जाके उससे बात कर, मगर तिरु डर रहा होता है। तब शोभना उसकी मदद करती है और वो रंजनी को बुला के लाती है उसके पास ताकि ये दोनों बात कर सके, मगर रंजनी भी तिरु को मना कर देती है। ये सुन के वो फिर से उदास हो जाता है। उसको उदास देख के शोभना को अच्छा नहीं लग रहा होता है। इसके बाद ये सब घर आने लगते हैं। रास्ते में तिरु अपने दादा से कहता है कि तूने तो कहा था कि घर लौटने से पहले मैं एक लड़की से मिलूंगा। इस पर उसके दादा कहते हैं कि मैंने तो ठीक ही कहा था, मगर तू गलत डायरेक्शन में देखा तो मैं क्या करूं। इस पर वो कहता है कि जो भी कहना है साफ साफ कहो। तब वो उसको पीछे पलट के देखने के लिए कहते हैं। जब वो पीछे पलट के देखता है तो उसको शोभना दिखाई देती है। तब उसके दादा कहते हैं कि मैंने तो उसके लिए कहा था। उसको देख के तिरु अपने दादा के ऊपर भड़कते हुए कहता है कि वो मेरी अच्छी दोस्त है, ना कि लवर। तब उसके दादा कहते हैं कि तो ठीक है, तब तू मुझे लव का सही मतलब बता। और इसका जवाब तिरु के पास बिल्कुल भी नहीं होता है कि आखिरकार लव कहते किसे हैं। और जो कोई भी ये एक्सप्लेनेशन देख रहा है वो हमें लव का सही मतलब जरूर कमेंट करे, ताकि दूसरों को भी पता चले कि आखिरकार लव कहते किसे हैं। खैर, बैक टू द स्टोरी। फिर उसके दादा कहते हैं कि आज की जनरेशन सुंदरता पे ध्यान दे रही है, जिसे आंखों का धोखा कहते हैं। असली सुंदरता फेस नहीं बल्कि लड़की का मन होता है, जो 1 महीने या 10 महीने में नहीं दिखता। उसके लिए टाइम देना पड़ता है, पर वो तो तुम्हारे पास पहले से मौजूद है, लेकिन तू सुंदर फेस के पीछे भाग रहा है। शोभना तेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर तुमने उसको छोड़ दिया तो पूरी जिंदगी में तुमको उसके जैसी लड़की नहीं मिलेगी। उसको अपनी दादा की बात में दम समझ में आता है, इसलिए वो घर आके कुछ दिन बाद शोभना को प्रपोज कर देता है, मगर शोभना भी उसको मना कर देती है। और अब वो उससे बात भी नहीं करता, क्योंकि वो शोभना को सबसे अच्छा अपना दोस्त मानता था, मगर उसने भी मना कर दिया होता है। पर शोभना उसके कॉल का हर रोज वेट करती है, पर तिरु उसको ना ही कॉल करता और ना ही उसके मैसेज का कोई जवाब देता है। लेकिन सच तो ये होता है कि शोभना उसको बचपन से पसंद करती थी, मगर उसने ये बात उससे इसलिए नहीं बोली होती है कि आज तक तिरु ने उसको कभी भी उस नज़र से नहीं देखा होता। मगर अब तिरु को शोभना के अंदर वो सभी खूबियां दिखने लग जाती हैं जो वो दूसरी लड़की में ढूंढ रहा था। इधर तिरु अपने पिता को बाहर डिनर पे लेके जाता है। तब उसके पिता उससे कहते हैं कि अगर तुमने शोभना के लिए वो चीज फील किया है तो उसको भी थोड़ा टाइम दो, ताकि वो तुम्हारी कमी को अपने दिल में महसूस कर सके। जब ये लोग घर की ओर आ रहे होते हैं तभी वो किडनैपर जिसको इसके पिता ने अरेस्ट किया था वो उसके पिता को मारने के लिए आ जाता है, मगर तिरु उसको ही मार देता है, जिसमें वो खुद बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। और जैसे ही ये बात शोभना को पता लगती है वो अपने भाई के साथ उसको देखने के लिए हॉस्पिटल आ जाती है, मगर वो उससे बात नहीं करती क्योंकि वो बेहोश होता है। जब तिरु हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो इसको लगता था कि उसकी गलती की वजह से शोभना उससे मिलने के लिए नहीं आई। उधर शोभना का अब कनाडा जाने का वक्त हो जाता है। दरअसल जब ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं तभी उसको ऑफिस की ओर से कनाडा जाने के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है, जिसको ये एक्सेप्ट कर ली होती है। इसलिए अब ये तिरु से आखिरी बार कॉल करके बात करके बताती है कि मैं आज रात में कनाडा चली जाऊंगी। इस पर वो कहता है कि मेरा एयरपोर्ट पे इंतजार करना, मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। मगर ये टाइम पे नहीं पहुंच पाता क्योंकि इसको पुलिस ने ही रास्ते में रोक दिया होता है। और अब शोभना वहां से कनाडा के लिए निकल जाती है। अब उसको भी समझ में आ चुका होता है कि वो तिरु के बिना एक पल भी नहीं रह पाएगी, मगर ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही दूर हो चुके होते हैं। वो कहते हैं ना, सच्चे प्यार का एहसास आपको तब होता है जब आप एक दूसरे से दूर होते हैं, और उस एहसास को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता बल्कि फील किया जा सकता है, जो इस वक्त शोभना और तिरु कर रहे होते हैं। अगली सुबह
शोभना का भाई तीरू के पास आके कहता है कि तुमको वो छठी क्लास से पसंद करती थी, मगर उसने ये बात तुमको इसलिए नहीं बताई क्योंकि तुमने उसको कभी भी उस नज़र से देखा ही नहीं। प्रपोज भी उसको उस वक्त किया जब तेरे को दो ने रिजेक्ट कर दिया, तो वो तेरे बारे में क्या सोचेगी? यही ना कि तूने उसको भी उसी नज़र से देखा जैसा बाकियों को देखा तूने। ये सुन के वो उसको कुछ भी नहीं कहता क्योंकि इसको अब समझ में आ चुका होता है कि इसने शोभना के साथ गलत किया। इसलिए अब तीरू शोभना को कॉल करता है और वो बिना देर किए इसके कॉल को पिक करके इससे बात करने लगती है और कुछ ही देर में तीरू उसके पास पहुंच जाता है। उसको अपने पास देख के वो खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती है और उसके गले लग जाती है क्योंकि अब ये दोनों समझ चुके होते हैं कि एक दूसरे के बगैर ये नहीं रह सकते। और इसी के साथ ये खूबसूरत सी कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आज के टाइम पे रोज मिल के बात करना और दिन में 1000 बार लव यू कहने को लव नहीं कहते हैं, बल्कि प्यार तो वो एहसास होता है जिसको सिर्फ फील किया जा सकता है, उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और सच्चा प्यार तो हजारों में किसी एक को नसीब होता है जो उस फील को महसूस करता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।